बच्चों, आज हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड्स जो नया चैप्टर है इसको शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास हमने लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेशर और जो भी उसके टॉपिक थे उसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसमें हम लोग लिक्विड्स के फ्लो करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ होती है, एक तो होते हैं आइडियल लिक्विड्स, कहते हैं इनको आदर्श द्रव। तो आइडियल लिक्विड्स क्या होते हैं? आइडियल लिक्विड की दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो ये कि इसमें जीरो कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि शून्य संपीड्यता कहते हैं, यानी कि दबना नहीं चाहिए। जीरो कंप्रेसिबिलिटी का अर्थ ये है कि जब आप किसी लिक्विड को दबाएं तो दबाने पर उसके जो वॉल्यूम है v, इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी कि अगर आयतन में परिवर्तन dv है तो ये कितना होना चाहिए? जीरो के बराबर। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। विस्कोसिटी को अभी हम डिस्कस करेंगे वो क्या होती है। तो विस्कोसिटी भी कितनी होनी चाहिए उसकी? जीरो। विस्कोसिटी एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि हम कहें तो एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है जो लिक्विड्स की लेयर के बीच में लगता है। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी तो हमें समझ में आ गई कि dv जीरो, ये एक आइडियल लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, इसकी जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए। अब विस्कोसिटी को हम आगे डिस्कस करेंगे, तब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ अब पहले सिंपल से टॉपिक देखते हैं। जैसे एक होता है इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। हम ज़्यादातर केसेस में स्ट्रीमलाइंड ट्यूब पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है स्ट्रीम लाइंड, जो हमारा फ्लो होता है, यानी कि लिक्विड्स का जो फ्लो है। और यही प्रॉपर्टीज लिक्विड्स के साथ साथ ये गैसेस के लिए भी लगती हैं। तो इसमें ऐसे दिक्कत नहीं है। हालांकि चैप्टर हमारे लिक्विड्स का है, तो ये लगभग ये प्रॉपर्टीज गैसेस के लिए भी अप्लाई होती हैं। तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो क्या हुआ? स्ट्रीमलाइन के साथ साथ इसमें एक दूसरा टॉपिक भी है, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइंड दो तरह के फ्लो हैं। तो ये होते क्या हैं, इसके लिए आप समझ, बहुत सरल तरीका है। आप अगरबत्ती को जलाइए, जैसे ये देखिए अगरबत्ती जली है। तो अब अगर हम इस अगरबत्ती को देखें तो आप देखिए इसका जो पाथ है वो फिक्स नहीं है, यानी कि लगातार ये एक पाथ को फॉलो नहीं कर रही है। अगर हम इसको स्टेबल भी छोड़ दें तो थोड़ी दूर तक तो ये एक पाथ में आ रही है, लेकिन बाद में अचानक से इसका पाथ ब्रेक हो जा रहा है। ये देखिए, तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो बच्चों, अभी आपने देखा अगरबत्ती के थ्रू हमने टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा। टर्बुलेंट फ्लो क्या था? अगरबत्ती जलते हुए हम देख रहे थे कि शुरू में तो कुछ देर तक तो ये एक पाथ में आ रही, लेकिन अचानक से इसका पूरा पाथ फिर ब्रेक हो जा रहा था, वो कहीं को भी चले जा रहा था। तो यानी कि ये स्ट्रीमलाइन, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। लिक्विड के लिए इसको सेम वही तरह से हम लिक्विड के लिए डिफाइन करेंगे कि अगर आपका किसी ट्यूब में या कहीं पर वाटर फ्लो हो रहा है किसी ट्यूब के अंदर, और उसमें क्या होगा, देखो अगर आप इसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दें, जैसे अभी हमने देखा कि धुएं की या उसकी जो अगरबत्ती का धुआं था उसकी लेयर्स आ रही थी, ऐसी वाटर की भी डिफरेंट डिफरेंट हम या किसी लिक्विड की डिफरेंट लेयर मान सकते हैं। अगर ये लेयर्स क्या प्रीवियस पार्टिकल, अब इस लेयर में क्या होगा, इस लेयर में कई सारे पार्टिकल्स होंगे, वाटर के या जो भी वो लिक्विड है उसके कई सारे पार्टिकल हैं। सपोज कीजिए कि इस पार्टिकल को अगर हम लेते हैं, ये पार्टिकल इस पाथ पे गया, ये पहले वाली की बात हुई नंबर 1 की, तो ये इस पाथ से गया। अब इसके पीछे इसका प्रीवियस पार्टिकल भी आ रहा होगा, माना ये नंबर 2 वाला ये आया। सपोज कीजिए कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो ये 1 की बात हुई। अब हम 2 की बात करें, जो 2 वाला आ रहा है, अगर वो इसी पाथ को फॉलो करता है सेम, तब तो फ्लो को कहेंगे स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ऐसा होता बहुत मुश्किल से, लेकिन सामान्यतः होता यही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक पाथ को फॉलो नहीं करते, बल्कि जैसे हो सकता है कुछ जगह पे आएंगे फिर वो डिफरेंट पाथ से चले जाते हैं। तो सामान्यतः ज़्यादातर जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन एक तरह से हम एक आदर्श फ्लो या आइडियल फ्लो मान सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का सामान्यतः डिफाइन करें कि एक ऐसा फ्लो जिसमें सारे पार्टिकल्स एक ही पाथ पे जा रहे हैं। जैसे माना इस लाइन पे जितने पार्टिकल हैं वो इसी को फॉलो करें, ये सब पार्टिकल एक ही पाथ पे जा रहे हैं, ये कहलाता है
स्ट्रीमलाइन। और अगर जब वो इस पाथ को फॉलो नहीं करते उसको हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो सामान्यतः इस तरह का है कि कुछ इस तरह से पार्टिकल जाएंगे, कोई कहीं को कोई कहीं को, तो वो अपने प्रीवियस पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। और फिर बनती है स्ट्रीमलाइन ट्यूब। तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब वही है, एक हाइपोथेटिकल ट्यूब जिसमें जो लिक्विड का जो फ्लो है वो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइंड होगा। यानी कि इसको हिंदी में हम लोग शब्द यूज करते हैं धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी का अर्थ है एक ही धारा में जो पार्टिकल पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और टर्बुलेंट जब पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल के पाथ को फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या होंगे कि ये जो भी लिक्विड की लेयर है इसके सारे पार्टिकल इस वाली लेयर के एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं। फिर ये डिफरेंट लेयर है, इसके पार्टिकल एक अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कर वो अपने प्रीवियस वाले के पाथ को रिपीट कर रहे हैं। जैसे पहला वाला फ्लो करते करते यहाँ पहुँचा, सेकेंड वाले ने भी उसी को फॉलो किया, थर्ड वाले ने भी करा। तो इस तरह का फ्लो जिस ट्यूब में इसको कंटेन करती हुई अगर हम एक हाइपोथेटिकल ट्यूब एज्यूम कर लें तो उस ट्यूब को कहेंगे स्ट्रीमलाइंड ट्यूब। तो बच्चों बेसिक चीज़ समझने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है विस्कोसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं श्यानता। तो इसको सामान्यतः अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही है। अंतर क्या है कि ये फ्रिक्शन फोर्स लिक्विड से में लगता है और ये गैसेस में भी लगता है, दोनों में अप्लाई होता है। तो ये है क्या, इसको ऐसे समझते हैं जैसे आपने देखा होगा सामान्यतः शहद को हम गिराते हैं तो बहुत धीरे धीरे गिरता है, लेकिन पानी को गिराते हैं तो पानी तुरंत गिर जाता है। और पानी बहुत जल्दी गिरता है, पेट्रोल और जल्दी गिर जाता है। जो जितनी हल्की चीज़ है वो उतनी जल्दी गिरती है। और शहद कहें, ग्लिसरीन कहें, या तेल के ऑयल की बात करें तो ऑयल जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे गिरते हैं पानी की तुलना में। और नदी में भी आपने कभी तैराकी की हुई तो आपने देखा होगा कि ऊपर नदी का फ्लो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे गहरे में जाएं तो पानी का फ्लो बहुत शांत होते जाता है। तो ये क्यों होता है, इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम समझें तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड है उसमें कई सारी लेयर्स हैं, है नहीं, हम कई सारी लेयर्स एज्यूम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप गैसेस के लिए भी समझ सकते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक लिक्विड्स में ही है, गैसेस वाले की अब हायर क्लासेस में स्टडी होती है। तो ये हमारी लिक्विड्स की कई सारी लेयर होगी, ठीक है। अब माना ये लिक्विड इधर को फ्लो कर रहा है तो ये इनकी वेलोसिटीज़ होगी इस तरह से। अब इसमें है क्या कि जब आप देखते हैं तो नीचे को जब हम जाते हैं किसी नदी में या सामान्यतः, तो या आपने कभी शहद भी गिराया होगा तो आपने देखा होगा कि ऊपर की परत सबसे पहले गिरती है। और पानी के साथ भी ऐसा होता है कि नदी में जब नीचे जाते हैं तो लिक्विड पानी शांत होते जाता है। तो ऊपर की लेयर की स्पीड ज़्यादा है, जैसे जैसे आप यहाँ की वी क्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी। सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3। तो होता क्या है कि V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4, ये लगातार घटते जाती हैं। तो मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी नीचे को कम, और इसका मतलब कि ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या कर रही होगी, इसकी स्पीड को कम कर रही होगी, ये अपने से नीचे वाले की कम कर रही होगी, ये अपने से नीचे वाले की स्पीड कम कर रही होगी, ये अपने से नीचे वाले की स्पीड कम कर रही होगी। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, ये इसकी स्पीड को इंक्रीज कर रही होगी, ये इसको इंक्रीज करेगी, ये इसको इंक्रीज करेगी। तो ये क्रम उल्टा भी कह सकते हैं। तो मीनिंग क्या है कि इनके बीच में कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो इनके मोशन को प्रभावित कर रहा है। तो वो एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही है नहीं, कि जो लिक्विड है, लिक्विड्स की लेयर के बीच में लगने वाला एक फ्रिक्शन फोर्स जो इनके रिलेटिव मोशन को प्रभावित कर रहा है, इनकी गतियों का या इनके मोशन का अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो उसी को हम लोग कहते हैं श्यानता, या ये इसका एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही हुआ, विस्कोसिटी कहा जाता है। तो सामान्य भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, लिक्विड्स की विभिन्न लेयर्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसके कारण उनके लेयर्स के रिलेटिव मोशन को की गति का विरोध करता है, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी शहद को आप गर्म करते हैं तो आपने देखा कि वो बहुत आसानी से गिर जाता है। इसी तरह से ऑयल के साथ भी होता है। ऑयल नॉर्मली ठंडा रखो, लेकिन कढ़ाई में जब रखो ऑयल तो उसका मोशन तेज़ हो जाता है। तो मीनिंग क्या है कि जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो लिक्विड है उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, मोशन तेज़ हो जा रहा है तो इसका मतलब विस्कोसिटी कम होगी। बस ये कि गैसेज में ये उल्टा होता है कि गैसेज की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर
कम होने की जगह बढ़ जाती है नहीं। अगर हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज करती है, और जो गैसेस हैं उनकी इंक्रीज करते हैं। गैसेस तो आपके सिलेबस में चलते नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा हायर है, तो फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि वो इंक्रीज करती है और ये डिक्रीज करती है। तो जब मैंने कहा कि विस्कोसिटी क्या है, एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स, तो ये होगा कैसा, ये टेंजेंशियल होगा, ठीक है ना। इस पर से देखिए इसका नेचर कैसा होगा। नेचर बहुत सिंपल है। अगर हम इसकी स्पीड यहाँ बनाए तो ये लगातार मैं कम करते हुए दिखा रहा हूँ। इस तरह से जब शो करा जाता है तो मीनिंग क्या है, ये लगातार वेलोसिटी कम होते जा रही है। तो इनकी परतों के बीच में जो लग रहा है वो विस्कोसिटी होगी। जैसे इसके थ्रू इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो बैकवर्ड लग जाएगा, विस्कस फोर्स ऐसे अपोजिट लगते जाएगा। और या इसका उल्टा कहेंगे तो ये फॉरवर्ड को लग जाएगा। अब बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो द्रवों के प्रवाह के एक समीकरण है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप खेतों में पाइप से सिंचाई करते हैं, तो जब आप उसको आगे से दबा देते हैं तो पानी की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मीनिंग क्या है, जब आपने उस पाइप को सामान्यतः अगर दबाया नहीं तो पानी कुछ अपनी स्पीड से निकल रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप दबाते हैं तो पानी बहुत तेज़ी स्पीड से निकलता है। दबाने पे क्या हो रहा है, जैसे आपने उसको उंगली से इतना हिस्सा दबा दिया, तो मीनिंग क्या करा आपने, यहाँ उसका एरिया ज़्यादा था, यहाँ एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो एरिया कम हुआ तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाती, बहुत तेज़ी स्पीड से निकलता है और काफ़ी लंबी दूरी तक वो जाता है। तो इसी की एक हम लोग इक्वेशन अब डिराइव करेंगे। तो कंडीशन इसकी बहुत सिंपल है कि दो कंडीशन लेनी है। पहले तो ये कि लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो मैंने शुरू में बताया था, और दूसरा वो नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी कि उसकी एक तो क्या होनी चाहिए, जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जो मैंने शुरू में बताई थी, और उसकी विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए, जीरो, यानी कि उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लो वेलोसिटी ऊपर ज़्यादा है और नीचे आने पे वेलोसिटी कम है। तो ये आइडियल लिक्विड के लिए लगेगी ये इक्वेशन। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब है और यहाँ पर कोई लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें सब जगह की स्पीड सेम मानी जाएगी। यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से वो लीव कर रहा है, इस तरह से। यहाँ जो पानी इंटर कर रहा है या लिक्विड इंटर कर रहा है उसकी स्पीड v1 मान ली, एरिया हमने e1 मान लिया। यहाँ से जब वो लीव कर रहा है, यहाँ पे एरिया आपको ऐसे ही कम दिख रहा होगा और वेलोसिटी उसकी v2 मान ली। तो मीनिंग वही है कि जब ये जीरो कंप्रेसिबिलिटी और नॉन विस्कस फ्लूइड है, लिक्विड इसमें जब आ रहा है, तो यूनिट टाइम पर जितना लिक्विड इसमें इंटर करेगा उतना ही उस टाइम पे क्या करेगा, लीव करेगा। यानी कि लिक्विड का इंटर करने का जो मास है वो सेम है, और लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि टाइम आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यानी कि एक फिक्स टाइम लेना पड़ेगा। तो सपोज हमने ये माना कि टी टाइम पे जो लिक्विड इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ से एंट्री हो रही है ए पॉइंट पर और बी से उसकी लीविंग हो रही है, तो इंटर करने वाले लिक्विड का मास और लीव करने वाले लिक्विड का मास क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी, एंटरिंग मास और लीविंग मास, यानी कि प्रवेश करने वाले लिक्विड का द्रव्यमान और जो यहाँ से लीव कर रहा है, बाहर निकल रहा, उस लिक्विड का द्रव्यमान क्या होगा, आपस में बराबर। और लेट इसकी डेंसिटी हमने रो मान ली। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें मास ही चाहिए, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, इसके वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कि हमने स्पीड को लिया है टी v1 और टाइम लिया है टी। तो ये मानेंगे कि टी टाइम पर लिक्विड ने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी के साथ साथ डिस्टेंस भी होगी। अगर कोई लिक्विड टी टाइम पे v1 स्पीड से चल रहा है, अब इसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि स्ट्रीमलाइन ट्यूब ली गई है, तो जितना लिक्विड इसमें चल रहा है वो उसकी वेलोसिटी के साथ साथ वो उसकी डिस्टेंस भी होगी। जैसे हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो मीनिंग क्या हुआ, एक सेकेंड में वो 30 मीटर चल रही है, तो अगर हम उसकी एक सेकेंड की डिस्टेंस पता करेंगे वो कितनी हो जाएगी, 30। तो ये v1 स्पीड से चल रही है टी टाइम के लिए, तो अगर ये टी टाइम पर इसकी स्पीड v1 थी तो ये उस टाइम पर कितनी स्पीड ट्रैवल करी होगी, v1 डिस्टेंस। तो इसको टाइम को ऐसा कर लेते हैं, अब टी की जगह भी 1 मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में लेट इसकी स्पीड यहाँ v1 थी और यहाँ इसकी स्पीड v2 हो गई, तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, v होगी। तो यानी कि ये एरिया और ये डिस्टेंस होगी, जो v1 है वो डिस्टेंस भी बन गई, तो वॉल्यूम कितना आ गया, एरिया इंटू
वेलोसिटी। तो हम इसका v की जगह क्या रख देंगे, a इंटू वी। वी एक तरह से आपका डिस्टेंस या लेंथ x की तरह काम करेगा। तो अब ये जो बन गया, एंट्रिंग मास हो गया a1 v1 रो और लीविंग हो गया a2 v2 रो, ये कैंसिल। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये सब के सब किसके इक्वल थे, उस लिक्विड के यूनिट टाइम के मास के इक्वल। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम रो को काटें ना तो a1 v1 रो भी m के इक्वल हो गया और a2 v2 रो भी m के इक्वल है। अब अगर हम इसको रो से दोनों डिवाइड कर दें तो जैसे a1 v1 भी m बाई रो, a2 v2 भी m बाई रो, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 v1 बराबर a2 v2 इज इक्वल टू m बाई रो। तो इससे अब देखिए ये इक्वेशन क्या कहती है कि a इंटू वी क्या होगा, आपस में कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका समाप्त हुआ।